हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाजिर हूँ मैं लेकर माय क्लासमेट फ्रॉम फार फार अवे का 14th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे वीडियोज आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है कि ये हालन जैसे ही गुई के कमरे में जाता है ना, तो वो गुई को वहां ना देखकर परेशान हो जाता है और उसे सडनली याद आता है कि कोई इंसान ना किसी को लेकर जा रहा था, शायद मे बी वो गुई होगी। तो वो उसके पीछे जाता है और दूसरी तरफ एरका ना गुई को लेकर पार्किंग में लेकर आ गया होता है और उसे लेकर भाग रहा होता है। तभी ये हालन पीछे से आता है और ये हालन को रोकने के लिए वो गुई को वहीं छोड़कर एरका वहां से भाग जाता है। तो ये हालन गुई के पास जाके थोड़ा सा सैड हो जाता है कि वो उसे नहीं बचा पाया, मतलब प्रोटेक्ट नहीं कर पाया उसको, और वो अभी किडनैप हो जाती है अगर वो थोड़ी सी लापरवाही दिखाता तो। और वो उसको लेकर उसके कमरे में जाने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यूचन बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। उसका तो मन कर रहा होता है ना कि जिसने पकड़ा था ना गुई को, उसका वो हाथ पैर तोड़ दे। तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में बड़बड़ा रहा होता है। तभी ये हालन कहता है कि ये मैटर नहीं है सोचने का मैटर ये है कि गुई से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। मतलब जो बंदा 3 साल से कोमा में है, कोई उसे किडनैप क्यों करेगा। और फिर वो बोलते बोलते ना ये तक कह जाता है कि कहीं कोई गुई के ट्रीटमेंट के लिए तो उसे यहाँ से लेके नहीं जा रहा था ना, उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और ये बात सुनते ही तो यूचन का दिमाग खुल जाता है और उसको तो पता है कि गुई क्या है, एलियन है, इसलिए उसको किडनैप करना चाहते हैं लोग। तो वो ना शॉक में ही रह जाता है। तो यालन उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ पता है, तो वो बात को घुमा देता है और कहता है कि हमें गुई की ना से और ज्यादा केयर करनी होगी। तो यालन भी उसके हाँ में हाँ मिला लेता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिन जो है वो अपने बाकी सारे डॉक्टर साथियों के साथ मिलकर उस पत्थर पर ना इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा होता है ताकि कुछ रिस्पांस मिल सके उस पत्थर की तरफ से, अगर वो मैजिकल है तो। और जैसे ही ना वो उस पत्थर पर इलेक्ट्रिक शॉक देना स्टार्ट करते हैं ना, यहाँ हमारे एरका की हालत खराब हो जा रही होती है। बेचारा आराम से सो रहा होता है कि इसकी बॉडी में बहुत ही तेजी से पेन स्टार्ट हो जाता है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ गुई का भी यही हाल होता है, उसकी बॉडी भी अचानक से रिएक्ट करने लगती है पागलों की तरह। वो जैसे दौरा पड़ता है ना, वैसा होने लगता है उसकी बॉडी के साथ। और यहाँ ये लोग करंट की पावर को और ज्यादा बढ़ा रहे थे ये देखने के लिए कि वो पत्थर कितने करंट पे रिएक्ट करता है। और यहाँ एरका जो है वो बाहर निकलकर कहीं जाने की कोशिश करने लगता है। उसकी बॉडी में पेन हो रहा होता है, उसके बावजूद भी वो कहीं जाने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि किसी पत्थर के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। और यहाँ दूसरी तरफ गुई के डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो ऐसी हरकतें क्यों करे, क्योंकि वो सडनली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई होती। तो एरका ना दर्द में तड़पते हुए लैब के बाहर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ जिनको इतना ज्यादा गुस्सा आता है ना अपने वर्कर के ऊपर, अब वो कहता है कि डेली डेली एक ही तरीके का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें इस पत्थर के बारे में क्या पता लगेगा। और उसका मूड बहुत ज्यादा खराब होता है और वो उस इलेक्ट्रिक शॉक वाले प्रेशर को रुकवा देता है, जिसकी वजह से यहाँ एरका भी नॉर्मल हो जाता है, बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। और दूसरी तरफ गुई भी नॉर्मल हो जाती है। और इधर जिन जो है वो सभी डॉक्टरों को कहता है कि बॉस ने उनसे कहा है कि वो इस पत्थर के बारे में और भी ज्यादा डिटेल बताए। तो वो अपने दोस्तों से कहता है कि जो भी उसे बताएगा ना वो हाईली रिवॉर्ड देगा उनको। और ये बोल के वो वहां से चला जाता है। और फिर दिखाया जाता है कि उनकी बात को ना गौर से ना वो वॉचमैन भी सुन रहा होता है, सिक्योरिटी गार्ड भी सुन रहा होता है बहुत ही ध्यान से। और यहाँ गुई के डॉक्टर बताते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है, कोई भी डरने की बात नहीं है, गुई अब नॉर्मल है। दूसरी तरफ लैब में दिखाया जाता है कि फैनगाई जो है वो एक और डिपार्टमेंट को देखकर सोच रही होती है। तभी उसके पास एक वर्कर आती है और वो कहती है कि उस जोन में जाने के लिए ना बहुत ज्यादा क्वालिफाइड होना है, मुझे लगता है कि तुम चली जाओगी। और इस बात को सुनकर वो थोड़ा रिलैक्स होती है। तो वो वर्कर जाने के बाद हमारी फैनगाई थोड़ी सी सैड दिखती है, मतलब उसको जाना था। और यहाँ लैब के अंदर जो लिन है वो उस पत्थर को देखकर सोच रहा होता है, क्योंकि उसका करियर दाव पे लग गया होता है इस पत्थर की वजह से, बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा होता है। तो सैड होकर वहां से जाने लगता है। और जाते जाते जब वो सिक्योरिटी का लॉक दबा रहा होता है ना, तब वो वॉचमैन, वो सिक्योरिटी गार्ड ना उस लॉक को देख लेता है। और जिनके वहां से जाने के बाद ना वो उस गेट के पास जाकर सोचता है कि ये अच्छा मौका है रिवॉर्ड पाने का। और फिर वो उस पत्थर से रिलेटेड ना ऑनलाइन कुछ सर्च करने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फैनगाई जो है वो लिफेंग को उसका लेटर देने आई होती है, जो 3 साल पहले जाने से पहले ये हेलन से मिलने गई होती है, उसका लेटर लेकर जो उसने बहुत पहले उसे दिया था जाने से पहले। तो ये हेलन कहता है कि तुम्हें इसे पढ़कर यहाँ से फेंक देना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ भी खास भी नहीं है। तो हमारी जो फैनगाई है वो अपनी स्टोरी बताती है यूएस की, कि कैसे उसने वहां पे अपना टाइम स्पेंड किया, कैसे उसने यहाँ के लोगों को मिस किया और कितना अकेली थी वो वहां पे। तो ये हेलन जो है उसकी बातों पे कुछ ज्यादा खास गौर नहीं करता है, क्योंकि अब उसके दिल में गुई है तो वो गुई के अलावा किसी के बारे में सोच नहीं सकता। और वो ना फॉर्मली बात कर रहा होता है, जिस पे हमारी जो फैनगाई है वो उसके पास आकर कहती है कि अब तो मैं वापस आ गई ना, अब क्या सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। जिस पे ये हालन कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुरा देता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड ना लॉक खोलकर अंदर चला जाता है और उस पत्थर पर जाकर ना अपना ब्लड देने लगता है। बट थोड़ी देर रुकने के बाद भी जब उसे कुछ नहीं दिखता ना, तो वो कहता है कि सब लोग झूठ बोलते हैं। और ये बोल के वो जैसे ही वापस जाने लगता है ना, वो देखता है कि पत्थर ने ना ब्लड को सोख लिया होता है।
और रिएक्ट कर रहा होता है, जिसपे वो बहुत ज्यादा खुश होकर ना उस पत्थर को लेकर वहां से जाने लगता है। और उसके ऐसा करते ही ना यहाँ पे एरका की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और यहाँ जो उनका क्वार्टर था, ईरा का सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, वहां पे भी ना रिएक्शन होने लगता है और उन लोगों को पता लग जाता है कि उनके जिस बंदे को वो ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं उसका लोकेशन मिल गया होता है उनको। और यहाँ दूसरी तरफ जब वो सिक्योरिटी गार्ड अपने हाथ से उस पत्थर को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है ना, तो वो पत्थर नहीं छूट रहा होता है और फिर दिखाया जाता है कि ना वो बहुत ज्यादा पेन में होता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पत्थर ना कुछ कर रहा है उसकी बॉडी पे, और देखते ही देखते ना उसकी जान चली जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ एरका भी नॉर्मल हो जाता है और वो कहता है कि पक्का उस पत्थर के साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा, मतलब उसे पत्थर के बारे में कुछ पता है। दूसरी तरफ ये लोग जो है उस क्राइम करने वाले का लोकेशन ढूंढ लेते हैं, जो कि कॉलेज का होता है, और वो कॉल करके ईरा को इसके बारे में बता देते हैं। दूसरी तरफ लैब में यालन के डैड और जिन हाजिर हो जाते हैं और वो आकर देखते हैं ना कि उस सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो चुकी होती है, वो बिल्कुल कंकाल बन चुका होता है। जिस पे जिन जो है वो बताता है कि इसने पत्थर पे ब्लड डाला था, जिसकी वजह से इसकी बॉडी पे गलत रिएक्ट हो गया ये। और ये पत्थर ना 5 मिनट में ह्यूमन बॉडी के मतलब ह्यूमन बॉडी के कॉन्टैक्ट में आते ही ना उसको खत्म कर सकता है ये। जिस बात को सुनकर जिन कहता है कि क्या हमें अब भी मतलब इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे ह्यूमन जान जो है वो खतरे में है। जिसपे यालन के डैड कुछ नहीं सुनते और कहते हैं कि हमें कंटिन्यू रखना है। जिस बात से जिन तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो ना जाते जाते ना उन लोगों को चुप रहने का भी बोल देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये बात फैले। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एरका ना चुपचाप सुन चुका होता है उनकी सारी बातों को। और फिर दिखाया जाता है कि एरका ना एक कॉफी शॉप पे जाता है और कहता है कि ये बिकने के लिए तैयार है तो मैं इसे खरीद लूंगा, क्योंकि मुझे उस स्टोन के आसपास रहना है। मतलब वो अभी इस कैफे को खरीदना चाहता है। दूसरी तरफ हमें गुई को दिखाया जाता है, जो कि पत्थर के रिएक्ट करते ही होश में आ जाती है और उसको अपनी सारी मेमोरी ना याद आ जाती है। और वो उठ के बैठकर सोचती है कि मेरी मेंटल पावर अपने आप कैसे बढ़ गई अचानक से। फिर वो कहती है जो भी हो, और फिर वो अपनी बॉडी को स्कैन करने लगती है और वो कहती है कि इसका रीजन कुछ भी हो, मैं गुई होश में आ चुकी हूँ और अब मुझे अपने प्लेनेट को बचाना है। और फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये हालन दौड़ते हुए आता है और बहुत ही खुश होकर देखने लगता है गुई को, और गुई एक स्माइल पास करती है उसकी तरफ। तो वो ना गुई को देखकर उसके पास आता है, उसको गले से लगा लेता है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा ना। तो गुई से मारकर होश में लाती है और वो कहता है कि मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था पर तुम होश में ले आई मुझे। और फिर वो कहता है तुम्हें पता है मैंने स्कूल में एक बार पढ़ा था कि अगर 2 लोगों में से कोई एक लेटा होता है ना तो सबसे ज्यादा तकलीफ उसको होती है जो जगह हुआ रहता है। तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। तुम्हें पता है मैंने इस 3 साल में तुम्हें कितना मिस किया। तो वही कहती है क्या मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं सपने में हूँ और बहुत ज्यादा लंबा सपना देख रही हूँ। तो ये हालन कहता है कि तुमने 3 साल में बहुत कुछ मिस कर दिया, पर मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। तुम्हारी गुई कहती है अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे 200 साल की मेमोरीज चाहिए, क्योंकि मैं 200 साल से सो रही थी। तो ये हालन कहता है 200 साल। तो गुई जो है उसको मजाक में लेते हुए कह दिया है कि मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगी। तभी दिखाया जाता है कि यूचैन आता है और वो आते ही ना गुई को गोद में उठा लेता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश होता है और उसकी खुशी का ना तो कोई ठिकाना ही नहीं होता है। बेचारा इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि गुई को समझाने लगता है मैं यूचैन हूँ, मैं अपने बालों पे स्प्रे मारता था, मैं बहुत ज्यादा फैशनेबल हूँ, तुम्हें याद है। तो गुई कहती है कि मेरी याददाश्त नहीं गई है, मैं ठीक हूँ। तो वो और ज्यादा खुश हो जाता है और फिर खुशी के बाद उसे गले से लगा लेता है। और फिर दिखाया जाता है कि कोई अपने मॉम डैड के साथ अपने कैबिन में जा रही होती है। तो रास्ते में उसकी मॉम ना उसको स्कूल जाने के लिए मना रही होती है और वो फिर से मना कर रही होती है, नखरे दिखा रही होती है, जैसे पहले उठने के बाद दिखा रही थी। तो वो कहती है कि मैं 3 साल तक कोमा में थी तो मैं डायरेक्ट कॉलेज जाऊंगी, स्कूल नहीं जाऊंगी। और उसकी मॉम और डैड उसे मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम जो चाहोगी हम तुम्हें देंगे। तो हमारी कोई कहती है ठीक है मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तो उसकी मॉम कहती है इसको छोड़ के। तो वो गुस्सा हो जाती है और बिना सपोर्टर के ही अपने कमरे में जाने लगती है। उसके मॉम डैड उसके पीछे पीछे भागते हैं। और यहाँ ये हालन, यूचैन और गुई जो है वो बहुत सारी मस्ती करते हैं। पहले तो गुई को चलना सिखाते हैं, क्योंकि वो 3 साल तक कोमा में थी तो उसकी बॉडी जो है वो फिजिकली वीक होती है। तो उसको छोटे बच्चे की तरह चलना सिखा रहे होते हैं और यहाँ वो लोग ना बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और यहाँ गुई ना बिना किसी सपोर्ट के अपने आप चलने की कोशिश कर रही होती है। तो ये हालन और यूचैन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वो गिर भी जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये हालन कॉलेज से वापस आ रहा होता है और उसके साथ लीफेंग होती है। तो लीफेंग उसे कहती है कितना अच्छा है ना मैं तुम्हारे साथ एक ही क्लास में हूँ बचपन से लेकर अब तक, तो मुझे फ्री फंड में तुमसे नोट्स भी मिल जाएंगे। और फिर वो पूछती है मुझे अभी पता लगा कि गुई जो है वो होश में आ गई है, तो कैसी है। तो ये हालन उसे बताता है कि ठीक है। तो लीफेंग पूछती है कि अब तो गुई भी जाग गई है और फैनगाई भी वापस आ गई है, तो तुम किसे चूज करोगे। जिसपे ये हालन कहता है कि एक को होते हुए दूसरे को चूज करने की क्या जरूरत है। जिसपे हमारी फैनगाई कहती है, जिसपे लीफेंग कहती है कि तुम्हें ना फैनगाई को चूज करना चाहिए। जिसपे ये हालन कहता है कि चूज करने की तो कोई बात ही नहीं है ना, एक मेरी दोस्त है, यानी कि फैनगाई मेरी दोस्त है और गुई वो है जैसे मैं पसंद करता हूँ, तो इसमें तो चूज करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है।
जिस पे लीफैंग को थोड़ा सा बुरा लगता है, पर ये हेलन वहां से चला जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यूचन जो है वो गुई को सैर करा रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि तुम इतने दिनों से सो रही थी, तो अब क्या तुम जागने के बाद अपनी मेंटल पावर यूज करती सकती हो पहले की तरह, वो डिशुम डिशुम वाला। जिसमें गुई उसकी बातों को इग्नोर करने लगती है और फिर वो ये हेलन की तारीफों के पुल बांधने लगता है। और उस बात पे भी कोई ज्यादा ध्यान नहीं देती है। तो यूचन जो है बात घुमाते हुए कहता है कि तुम्हें ना स्कूल का माहौल चाहिए, मुझे पता है तुम स्कूल के दोस्तों को मिस करी हो ना। तो गुई कहती है कि तुम्हारे ये सारे चाल ना मेरे ऊपर काम नहीं करने वाले हैं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। और फिर दिखाया जाता है कि लैब में ना लोग उस पत्थर को प्योरीफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उस पत्थर पर कोई भी रिएक्शन होता है तो गुई को प्रॉब्लम होती है। तो गुई जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर ना पहले तो यूचन को मुक्का मारती है और फिर बहुत ही अजीब व गरीब तरीके से कहती है कि मुझे इस वाले कॉलेज में जाना है, मुझे इसमें पढ़ना है, मैंने अपना गोल डिसाइड कर लिया है। जिस बात से उसकी हरकतों से डरकर यूचन जो है वो पेड़ पे चढ़ जाता है और कहता है कि ठीक है, पहले तुम खुद को कंट्रोल करो, फिर हम बाद में कॉलेज का सोच लेंगे। और जैसे जैसे उस पत्थर पर ड्रिल चल रही होती है ना, यहाँ गुई की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है और वो ना यूचन का पैर पकड़ के खींचने लगती है, उसे पेड़ से गिराने लगती है। तो यूचन कहता है आराम से, अगर तुम इस तरह से खींचोगी ना तो मैं तुम्हारे ऊपर गिर जाऊंगा। और फिर जैसी ड्रिल मशीन रोक देते हैं सब लोग पत्थर के ऊपर से, तो हमारी गुई भी जो है वो नॉर्मल हो जाती है और वो यूचन को पेड़ पर देखकर शॉक हो जाती है और यूचन से कहती है लगता है ना मैं ना आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, है ना। तो यूचन कहता है मैं समझ सकता हूँ, तुम इतने दिनों से कोमा में थी ना, इसलिए तुम्हारी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। डॉक्टर ने बताया था मुझे कि कोमा पेशेंट के साथ ऐसा होता है, अक्सर वो भूल जाते हैं कि वो कैसे जी रहे हैं। और फिर वो बहुत ही डरते हुए कहता है कि ठीक है, तुम इस स्कूल में जाना चाहती हो ना, तो मैं कल ही तुम्हें डीन के ऑफिस में लेके जाऊंगा तुम्हारा एडमिशन कराने, ठीक है। तो गुई जो है वो कहती है इससे पहले मैं अपनी मेंटल पावर तो चेंज कर लूं, चेक कर लूं, और फिर वहां से चली जाती है। पर इस बीच में वो यूजन को पेड़ पे लटका हुआ ही छोड़ देती है, बेचारा एम्बेरस हो जाता है वहां लोगों के सामने। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है गुई जो है वो डीन के ऑफिस में होती है और डीन कहता है कि मैं तुम्हें क्यों चूज करूं। तो गुई कहती है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्सीलेंट हूं, अगर मैं आपकी जगह होती ना तो मैं खुद को पक्का चूज करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती। तो डीन कहते हैं कि तुम्हारे बोलने भर से मैं मान लू कि तुम इंटेलिजेंट हो, मुझे टेस्ट लेना पड़ेगा तुम्हारा। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो बहुत सारे बच्चों के साथ बैठकर ना डिस्कशन कर रहे होते हैं, एक तरीके का डिबेट। तो वो फॉरेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछते हैं और सबसे सबकी राय मांगते हैं। तो बच्चे जो हैं वो अलग अलग तरीके की राय दे रहे होते हैं, सबको कुछ और समझ में आ रहा होता है तो किसी को कुछ और। इसी बीच में उनमें से एक लड़का कहता है गुई को अपनी राय देने के लिए। तो गुई कहती है उसके पास कोई राय नहीं है। तो वो लड़का कहता है तो फिर तुम यहाँ किस लिए बैठी हो, अगर तुम हम में से किसी एक आंसर को नहीं चूज करोगी तो गुई कहती है कि तुम यहाँ से बैठे बैठे या फिर किताबों को पढ़कर फॉरेस्ट के बारे में नहीं जान सकते जब तक तुम वहां ना जाओ। और वो अपनी बात को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करती है और वो डीन को कहती है कि आपको ना बच्चों की पढ़ाई ना फॉरेस्ट में जाके करानी चाहिए, कुछ दिन उन्हें वहां रखना चाहिए जिससे उन्हें थोड़ी सी नॉलेज मिले। तो डीन को उसकी बात अच्छी लगती है और उसको गुई की इंटेलिजेंसी पे कोई शक नहीं रहता है, तो वो उसे चूज कर लेता है और अपने टेस्ट में पास भी कर देता है। उसके बाद इस खुशी में दिखाया जाता है कि गुई के घर में पार्टी हो रही होती है, छोटा सा गेट टुगेदर होता है जिसमें ये हेलन भी ऐड होता है और वो सभी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि अब गुई जो है वो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट जो बन गई है। और यहाँ इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था कि गुई के मॉम डैड जो है वो ये हेलन को गुई का फ्रेंड नहीं बल्कि अपना दामाद मान ही चुके थे और यूचन भी लगता है उसको अपना जीजू मान ही चुका था। मतलब वो इतने ज्यादा मक्खन मारे होते हैं उसे। और हमारा ये हेलन भी कुछ कम नहीं होता है, वो गुई के मॉम के खाने की इतनी तारीफ करता ना कि उसे रेस्टोरेंट से कंपेयर कर देता है और गुई की मॉम तो बिल्कुल खुश और मतलब वहां का माहौल बिल्कुल सेट हो जाता है। गुई भी ये सब देखकर स्माइल करने लगती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यह हेलन वापस जा रहा होता है, गुई से छोड़ने जा रही होती है। तो बाहर उसकी मॉम होती है, तो यह हेलन अपनी मॉम से गुई को इंट्रोड्यूस कराता है क्योंकि ये फर्स्ट मीटिंग होती है उनकी। तो यालन की मॉम जो है वो गुई को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और गुई को अपने घर आने का न्योता देकर वहां से चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कॉलेज का सीन, जहां पे गुई फर्स्ट टाइम कॉलेज आती है और आसपास के बच्चे उसकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं कि वो 3 साल कोमा में रहने के बावजूद भी स्कूल ना करके डायरेक्ट कॉलेज में आ गई, मतलब कितनी इंटेलिजेंट है वो। दूसरी तरफ जिन को दिखाया जाता है जो कि गुई की फाइल को पढ़ रहा होता है, तभी उसके पास फैनगाई आती है किसी काम के लिए और वो गुई की फाइल को देख लेती है और फिर गुई का नाम देखकर वो उसके बारे में बताने लगती है। तो जिन उससे और भी ज्यादा डिटेल निकालता है, तो वो कहती है कि हाँ वो मेरी क्लास में थी, तो मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती क्योंकि वो हमसे ज्यादा बात नहीं करती थी। तो ऐसा बोलकर वो वहां से चली जाती है और जिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे नहीं बताना था फैनगाई को कि वो गुई के बारे में पता करा है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गुई अकेले बैठी होती है और जिन उसके पास जाता है और उसे बताता है कि वो कौन है। तो पहले तो गुई पहचान नहीं पाती है, लेकिन जैसे वो बताता है ना कि वो कंपटीशन में उसका ओपोनेंट था तो वो पहचान जाती है और फिर वो उसे कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम डायरेक्ट इस कॉलेज में आ जाओगी, तो अगर आ ही गई हो, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो ना तो तुम एज अ फ्रेंड मुझे याद कर लेना। तो गुई भी मान जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। तो वो वहां से चला जाता है उसका हालचाल लेकर
और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गुई जो है वो कॉलेज का भ्रमण कर रही होती है। तभी उसके पास कुछ बच्चे आते हैं और अपने क्लब में ज्वाइन करने के लिए उसको अप्रोच करने लगते हैं, क्योंकि पूरे कॉलेज में ढिंढोरा पिट चुका होता है कि गुई जो है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, तो अगर वो किसी भी क्लब में रहेगी तो उसी के लिए फायदा है। तभी गुई के हाथ में ना अचानक से दर्द होने लगता है और वो वहां से साइड हटकर ना पिलर के सहारे खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि दिखाया जाता है कि यहाँ उस पत्थर पे फिर से ड्रिल चलाकर उसके कुछ कलेक्ट कर रहे होते हैं पार्ट्स को। और जैसे ही पार्ट्स कलेक्ट करना हो जाता है ना, तो हमारी गुई भी इधर रिलैक्स हो जाती है और कहती है कि मुझे इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में कैंटीन में दिखाया जाता है, जहां पे यूचन जो है वो अपनी बहन की बहुत ज्यादा सेवा कर रहा होता है, उसे ठूस ठूस के खाना दे रहा होता है, जिसे देखकर आसपास की लड़कियां जेलस हो रही होती है, क्योंकि इतना हैंडसम भाई होते हुए बेचारी लड़कियां, उनका तो कुछ लेना देना ही नहीं हो रहा होता है उससे। और यहाँ यूचन कहता है कि तुम ना हड्डियों का ढांचा बन गई हो, क्योंकि इतने सालों से ना तुम सिर्फ लिक्विड ही पी रही थी, इसे ठूस ठूस के खाओ और जल्दी से मोटी हो जाओ। तो हमारी गुई को गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसका सारा खाना उसको वापस कर देती है। ये हाइलैंड की हीरो वाली एंट्री से ना कॉलेज की सारी लड़कियां दीवानी हो गई होती है, और ये हाइलैंड फिर से गुई के पास आ जाता है, और इतना हैंडसम लड़का फिर से गुई के पास आ गया, ये देखकर तो आसपास की लड़कियां और ज्यादा जल भुन जाती हैं। तो यूचन कहता है कि ये हालांकि क्या मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे आने की वजह से मेरी बहन जो है वो पूरे स्कूल की एनिमी बन गई है। जिस पे ये हालन कहता है मैं तो इसे रोज देखने आऊंगा। जिस पे गुई कहती है कि मैं तुम्हारे लिए जंगल का पांडा हूं जो तुम मुझे रोज देखने आओगे। और यूचन जो है यहाँ थोड़ी सी नॉटीनेस दिखाते हुए कहता है, गुई तुम्हारा खाना नहीं हुआ क्या, तुम ये हालन को पूरा कॉलेज दिखाओ। और फिर उन दोनों को साथ में भेजकर स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ हमें ईरा को दिखाया जाता है, जो कि एक वर्कर बनकर किसी आदमी से उस प्रोफेसर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही होती है, जिसपे वो आदमी कहता है कि उसने भी उसे कुछ दिनों से नहीं देखा है और उसका पता भी उसको नहीं है। तो ये जानकर गुई जो है वहां से निकल जाती है और फिर अपने मेंबर्स को फोन करके कहती है कि मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि जिस रात को हमें वो इन्फॉर्मेशन मिली थी, वो लोकेशन मिली थी, उसी रात को यहाँ पे किसी वर्कर की डेथ हो गई थी और उस बारे में कोई भी खबर नहीं है। तो पक्का यहाँ पे कुछ चल रहा है जिसके बारे में हमें नहीं पता है, तो आगे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और वो ये बोल के वहां से चली जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि ये हालन और गुई ना अकेले में बैठे होते हैं। तो गुई कहती है यहाँ पे भी कुछ अलग नहीं है स्कूल सा, वही क्लासेस है, कैफेटेरिया है, लाइब्रेरी है, सब कुछ सेम है। अब ये मत कहना कि मेरी बच्चों जैसी सोच है थोड़ी सी। तो ये हालन कहता है मैं इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोच रहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि वो स्कूल की वो लास्ट नाइट जब हम साथ में थे, उस दिन के बाद से मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, और उस दिन के बाद से मैंने हमेशा विश किया है कि तुम जगो और मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी चीजें करूं, और तुमने। तो गुई कहती है कि मैं बस उठ गई, मुझे इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचा मैंने। वो बहुत ज्यादा टेंस होती है इन सारी चीजों को सोच के। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये तीनों के तीनों बंदर जो हैं वो आपस में घूमने फिरने का प्लान बना रहे होते हैं। तो ये हालन भी मान जाता है कि अगले वीकेंड को वो सभी घूमने जाएंगे, और वो ये बोलकर वहां से जाने लगता है क्योंकि उसको काम होता है। उसके जाने के बाद हमारे यूजन कहता है कि बहन अब तो तुम 18 की हो गई हो, तो डेट क्यों नहीं कर लेती ये हालन को। तो हमारी गुई कहती है ये सारे फालतू काम है, मैं ये कोई भी डेटिंग मेमोरीज अपने दिमाग में नहीं रखना चाहती, इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है। तो यूजन उसे अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा होता है। तो गुई कहती है बस फालतू बकवास नहीं करनी है, मतलब उसको चुप करा देती है। बेचारा कुछ बोल ही पाता है कि उससे पहले गुई चली जाती है, बेचारा हताश हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ एरका को दिखाया जाता है, जो कि अपने न्यू कैफे शॉप का ना पोस्टर बांट रहा होता है, टेम्पलेट्स, और सबको इनवाइट कर रहा होता है। तो वो गुई को भी पकड़ के ना अपने कैफे के बारे में बताने लगता है, ये वो फलाना ढिमकाना। तभी ना उसके ना छाती पे ना लाइट जैसे चमकता है, तो गुई से देखने लगती है। तो वो गुई को खींचकर साइड में ले जाता है और कहता है कि मुझे ना पता है कि तुम कौन हो, तो ठीक है ना, चुपचाप से अपना सारा मेंटल पावर मुझे दे दो। तो ये सुन के गुई शॉक हो जाती है और हमारा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 14 की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा, तब तक के लिए बाय। और जो न्यू ड्रामा मैंने स्टार्ट किया था उसकी फर्स्ट वीडियो डिलीट करनी पड़ गई है, तो उसको भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग सब्र रखिए, तब तक उन दोनों एपिसोड को देख लो। मैं फर्स्ट एपिसोड एडिट करने के बाद उसको डाल दूंगी यूट्यूब पे, डोंट वरी।